गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, और आज हम समझते हैं वास्तव में आपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम। जो राउल्ट ने नियम दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, ठीक है, राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ, ठीक है दोस्तों। तो राउल्ट का नियम जो है, तो राउल्ट मतलब जो था वो क्या नियम है, और ये नियम जो है क्या बताता है हमको, तो आज हम देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड में। तो आइए हम देखते हैं। राउल्ट जो है, राउल्ट एक थे, इन्होंने क्या किया था कि जो हमारा वास्तव में आपेक्षिक अवनमन है, यानी कि जैसे मान लिया कोई भी, ये हमारा विलयन है, मतलब ये विलायक है, ठीक है, द्रव विलायक है। क्या है? ये द्रव विलायक है, ठीक। अब इस द्रव विलायक में कोई भी आवासशील विलेय पदार्थ अगर हम बोलते हैं, कोई भी आवासशील विलेय पदार्थ, ठीक। राउल्ट का नियम क्या है कि मतलब कोई भी द्रव विलायक है और इसमें हम क्या बोलते हैं, कोई भी आवासशील विलेय पदार्थ घोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवासशील विलेय पदार्थ घोलते हैं। तो जो तन विलयन होते हैं, तन विलयन मतलब विलेय जो होता है वो बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है, तो तन विलयनों के लिए एक मतलब इन्होंने प्रयोग किए थे, और उस प्रयोगों के आधार पर एक नियम प्रस्तुत किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। यानी कि कोई भी आवासशील विलेय पदार्थ को विलायकों में घोलकर तन विलयन बनाया। क्या बनाया? तन विलयन, मतलब जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम थी। तन विलयन का मतलब क्या होता है? जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये तन विलयन जो बनाया, ठीक है, टन बिलियन मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया था, और टन बिलियन बनाया और घोलकर टन बिलियन के बाष्पदाब संबंधी, मतलब इसका क्या निकाला, बाष्पदाब निकाला, और बाष्पदाब निकाल कर इन्होंने क्या किया, एक नियम प्रस्तुत किया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। इस नियम में इन्होंने क्या बताया था राउल्ट ने, कि मतलब कोई भी, अगर हम बाष्पदाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, क्या होता है बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वो इस बिलियन में, मतलब जो बिलियन है, इस बिलियन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या और बिलियन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं कि जो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रवाह के मतलब बराबर होता है। ये नियम था राउल्ट का नियम। तो दोस्तों हम देखते हैं, मतलब राउल्ट ने जो नियम दिया था वो क्या है, हम इसको लिखते हैं। राउल्ट ने आवासशील विलेय पदार्थ को, राउल्ट ने आवासशील आवासशील विलेय आवासशील विलेय पदार्थ को विलायक में घोलकर, विलायक में, ठीक, आवासशील विलेय पदार्थ को विलायक में घोलकर तनु विलयन, आवासशील विलेय पदार्थ को विलायक में घोलकर तनु विलयन, तनु विलयन, तनु विलयनों के वाष्पदाब, तनु विलयनों के वाष्पदाब संबंधी एक नियम प्रस्तुत किया, एक नियम प्रतिपादित किया, लिख लो।
एक नियम प्रतिपादित किया। नियम प्रतिपादित किया जिसे राउट का नियम कहते हैं। राउट का नियम कहते हैं। राउट का नियम कहते हैं मतलब राउट ने क्या किया था कि कोई भी द्रव्य लायक है, इस द्रव्य लायक में क्या घोला, आवासशील विलेय पदार्थ घोला, और आवासशील विलेय पदार्थ को घोला तो क्या बन गया, हमारा तन विलयन बन गया। और तन विलयन से संबंधित मतलब जो इसका बाष्पदाब था उससे संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया जिसे राउट का नियम कहते हैं। तो इस नियम अनुसार मतलब इन्होंने इस नियम में क्या बताया था, इस नियमानुसार, ठीक नियमानुसार, ठीक क्या बताया था, देखो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है। और देखो विलेय के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या क्या होता है, का अनुपात लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, अनुपात, मोलों की संख्या के अनुपात, ये अनुपात। और संख्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, मोल प्रभाज होता है। तो हम क्या लिख लें, मोल प्रभाज, डायरेक्ट मोल प्रभाज भी लिख सकते हैं, मोल प्रभाज के बराबर होता है, बराबर होता है। दोस्तों ये है राउट का नियम, यानी कि जो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है वो विलयन है, विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, जैसे मान लिया ये कोई विलयन है और ये क्या है, हमारा विलेय है, ठीक, और ये जो है वो हमारा क्या है, विलायक है, ठीक। तो क्या है कि जो विलयन है मतलब जो तनु विलयन है, इस तनु विलयन में जो वाष्पदाब आपेक्षिक अवनमन है, वाष्पदाब आपेक्षिक अवनमन वो विलेय के मोलों की संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या, विलयन में मतलब विलेय और विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, वाष्पदाब वो आपेक्षिक संख्या जो होती है वो अवनमन के बराबर होती है। यानी कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल प्रभाज n बटे n प्लस n, विलेय के मोलों की संख्या यानी कि स्मॉल n हो गया, और विलयन में कुल मोल, विलयन में कुल मोल क्या होंगे, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या, इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, हमारा विलयन बन जाएगा, कुल मोलों की संख्या निकल आई। तो P0 या फिर P0 कह सकते हैं, तो P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर क्या होगा, n अपॉन n प्लस n। तो ये रहा आपका राउल्ट का नियम, इन्होंने ये बताया था, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर x है। अब मोल प्रभाज को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, x से प्रदर्शित करते हैं, काय का है, विलेय का है, तो विलेय के लिए हम क्या लगा देंगे, x a लगा देंगे। तो आपको ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है
और ये किसके बराबर है? मोल प्रभाज के बराबर है। ये क्या होता है? विलेय का मोल प्रभाज होता है। तो विलेय का मोल प्रभाज, इसको हम क्या लिख लें? एक्स ए लिख लें। तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एक्स ए, यानी कि विलेय का जो मोल प्रभाज होता है वो उसके आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। तो दोस्तों ये रहा आपका राउल्ट का नियम। ये राउल्ट का नियम है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके इसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल तो मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे कोई भी विलायक लिया है और इस विलायक में हमने क्या बोला? आवासशील विलेय पदार्थ बोला। क्या बोला? आवासशील विलेय पदार्थ। आवासशील विलेय पदार्थ का मतलब क्या हुआ? कि जो वाष्प अवस्था में परिवर्तित ना हो, गर्म करें तो वो वाष्प में ना बदले, तो वो क्या हो जाएगा? आवासशील विलेय पदार्थ हो जाएगा। तो आवासशील विलेय पदार्थ को घोला और क्या बना लिया हमने? तन विलयन बना लिया। क्या बनाया? तन विलयन बनाया। तो तन विलयन का जो वाष्प दाब था, इसके वाष्प दाब से संबंधित इन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया था जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। और इस नियम में इन्होंने ये कहा बताया कि जो विलयन है उस विलयन में जो आपेक्षिक अवनमन होगा, वास्तव का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मतलब ये विलयन जो है उसमें आवासशील जो हमने घोला था विलेय, तो उसके मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात जो होता है वो आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। यानी कि अनुपात क्या है? वो आपका मोल प्रभाज होता है। जैसे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात है वो क्या है? इसका आपेक्षिक अवनमन के बराबर है। तो पी जीरो माइनस पी एस अपान पी जीरो बराबर एन बटे एन प्लस एन। और ये क्या होता है? हमारा विलेय का मोल प्रभाज है, तो इसको हम एक्स ए द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट भी लिख सकते हैं। हम लिख लें, जहां स्मॉल एन जो है वो आपके क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल एन जो है वो आपके विलायक के मोलों की संख्या है। विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। और अगर हम n प्लस एन की बात करें तो n प्लस एन क्या हो जाएगा? विलेय और विलायक, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बिलियन बन जाएगा। तो बिलियन के मोलों की संख्या हो जाएगी, बिलियन के मोलों की संख्या। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका वासना में। अब ये क्या है? पी नॉट की अगर हम बात करें तो ये तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं कि पी नॉट क्या है। तो पी नॉट जो होता है वो शुद्ध अवस्था में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। जैसे हमने यहाँ पे ये विलायक लिया था और विलेय लिया था, तो जो विलायक है शुद्ध विलायक, मतलब इसमें कोई भी हमने विलेय नहीं मिलाया, तो शुद्ध विलायक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? पी नॉट से। और पीएस का मतलब क्या हो गया? कि इसमें हमने जैसे मान लिया ये वाष्पशील विलेय पदार्थ खोल दिया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला है, तो ये जो बिलियन बना है उस बिलियन का वाष्प दाब हो गया। तो पी जीरो जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और पीएस जो है वो आपका अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने के बाद जो बिलियन बनता है उस बिलियन का वाष्प दाब है। चाहे तो अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी नॉट बराबर क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और पी एस की अगर हम बात करें तो पी एस जो है वो आपका क्या है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, ये रहेगा आपका राउल्ट का नियम। ठीक है दोस्तों, आगे जो है वो हम आपको बताते हैं इसकी सीमाएं क्या है, मतलब इसकी लिमिटेशंस क्या है राउल्ट के नियम की। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हम आपको राउल्ट के नियम की सीमाएं बताते हैं।
राउल्ट के नियम की सीमाएं। दोस्तों राउल्ट का नियम है, अब देखेंगे सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है। ठीक, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट लॉ, मतलब राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक, तो राउल्ट लॉ, तो पहला मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो राउल्ट का नियम है ये अति तन विलयनों पर लागू होता है। यह नियम अति तन विलयनों पर लागू होता है, अति तन विलयनों पर लागू होता है, तन विलयनों पर लागू होता है, तन विलयनों पर लागू होता है। दूसरा, ये अति तन विलयनों का मतलब क्या हुआ कि जिनमें विलय की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है, उन्हीं विलयनों पर लागू होता है। जिनमें ना के बराबर विलय होता है उन्हीं अति तन विलयनों पर लागू होता है। अगला है, यह उन विलयनों पर लागू होता है शॉर्टकट में हम लिख दें जिनमें आवासशील विलय घुला हो, जिनमें इनमें आवासशील विलय पदार्थ घुला हो, आवासशील विलय पदार्थ घुला हो। ठीक, ये केवल उन्हीं विलयनों पर लागू होता है जिनमें आवासशील विलय पदार्थ घुला होगा। ठीक है, अगर विलय पदार्थ वाष्पशील हुआ तो क्या होगा कि इसकी मात्रा जो होगी वो विचलित हो जाएगी, मतलब वाष्पदाब में जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो ये केवल उन्हीं विलयनों पर लागू होता है जिनमें आवासशील विलय पदार्थ घुला हो, जिनमें विलय जो होगा वो कैसा रहेगा, आवासशील विलय रहेगा। ठीक है, ये वाष्पशील विलय पर लागू नहीं होगा। यह नियम, मतलब जो राउल्ट का नियम है, ये नियम वैद्युत अपघट्य विलयनों पर लागू नहीं कर सकते हैं। वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर, अपघट्य के विलयनों पर लागू नहीं कर सकते हैं, लागू नहीं कर सकते हैं। मतलब वैद्युत अपघट्य जो विलयन होते हैं उन पर ये लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके आयनन से, जो वैद्युत अपघट्य विलयन होते हैं उनके आयनन से क्या होती है, अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि उनके आयनन से अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। कहने का मतलब जो वैद्युत अपघट्य विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है, और आयनन जब हो जाएगा तो उनके अणुओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे उनका वाष्पदाब में अवनमन जो होता है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अणुओं की संख्या बढ़ जाती है जिससे उनके वाष्पदाब में अवनमन, अवनमन भी बढ़ जाता है। ठीक, ये है जैसे हमारा मान लिया कोई भी पदार्थ है, ये भी है, इसका वैद्युत अपघट्य है, इसका आयनन होगा तो ये काय में टूट जाएगा, A प्लस और प्लस B माइनस में टूट जाता है। तो आयनन यहाँ पे क्या था, एक अणु था, अब आयनन हो गया, इसके कितने अणु बन गए, 2 अणु बन गए, यानी कि अणुओं की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब अणुओं की संख्या बढ़ जाती है तो उसका, अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो वाष्पदाब में अवनमन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस कारण ये वैद्युत अपघट्य विलयनों पर लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब वाष्पदाब में अवनमन बढ़ जाएगा तो मोल प्रवाह के बराबर रहेगा नहीं। जब मोल प्रवाह के बराबर नहीं रहेगा तो फिर ये राउल्ट का नियम मतलब नहीं लागू कर सकते हैं, क्योंकि ये
वाष्पदाब के जो उनका वाष्पदाब में अवनमन होता है वो किसके बराबर होता है, मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो मोल प्रवाह जब वाष्पदाब में अवनमन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो मोल प्रवाह के बराबर नहीं रहेगा, तो अतः ये नियम उस पर लागू नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट ये रहेगा कि ये उन विलयनों पर लागू होता है जो विलयन में संगुणित होते हैं। यह उन विलयनों पर लागू होता है, यह उन विलयनों पर लागू होता है जो विलयन में संगुणित होते हैं, जो विलयन में संगुणित होते हैं। अर्थात अगर हम बात करें 2a, ठीक है, इसे 2a है, ये टूटेगा, संगुणित होने का मतलब क्या बन जाएगा, A2 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होती है, अणुओं की संख्या कैसी रह जाती है, आधी रह जाती है। यानी कि जो संगुणन होता है, इस संगुणन से अणुओं की संख्या कैसी रह जाती है, आधी रह जाती है। यहाँ पे क्या थे, 2 अणु थे, यहाँ पे एक ही अणु रह गया, तो अणुओं की संख्या आधी रह जाती है। अणुओं की संख्या, संगुणन से अणुओं की संख्या आधी रह जाती है, जिससे वाष्पदाब में अवनमन, अवनमन भी आधा रह जाएगा। ठीक, आधा रह जाएगा। यानी कि क्या है, ये राउट के नियम की सीमाएं रही। ये अति तनु विलयनों पर लागू होता है, ये केवल उन्हीं विलयनों पर हम लागू कर सकते हैं जिनमें कोई भी आवासीय विलय पदार्थ घुला होता है। ये वैद्युत अपघट्य विलयनों पर लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयनन से उनके अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उनके वाष्पदाब अवनमन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान लिया कोई ये वैद्युत अपघट्य विलयन है, तो ये विलयन में क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा, ये प्लस और बी माइनस में टूट जाएगा, तो अणुओं की संख्या क्या हो गई, दोगुनी हो गई, तो वाष्पदाब अवनमन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब ये उन विलयनों पर लागू नहीं होता जो विलयन में संगुणित होते हैं। संगुणित होने का मतलब क्या है कि संगुणन से उनकी अणुओं की संख्या जो होती है वो आधी रह जाती है, और आधी रह जाएगी तो उनका वाष्पदाब अवनमन भी क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपके राउट का नियम। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और इसको अगर आप बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक दे रखा है, और आप उसको डाउनलोड कीजिए। लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए और आप उसमें बेहतरीन तरीके से आप क्लासेस को देखिए और उसका परचेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।